एक नॉर्मल दिन की तरह सब कुछ शांत चल रहा होता है जब एक लड़की मिस ऑर्नारी के फोन पर एक अननोन कॉल आता है। कॉल करने वाली अपना नाम यूपवान बताती है और फुकेट साइलेंट पोस्ट से होने का दावा करती है। वो इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है कि पहले ही पल में ऑर्नारी को लगता है कि कॉल जेन्युइन है, क्योंकि वो उसके आईडी नंबर के लास्ट डिजिट्स और उसका एग्जैक्ट एड्रेस तक कंफर्म कर लेती है। इसके बाद कॉल अचानक फुकेट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां एक आदमी सख्त आवाज में उसे बताता है कि उसका नाम चाइना की एक गैंग के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। वो उसे डराता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है और उसे किसी को भी इसके बारे में बताने की इजाजत नहीं है। धीरे धीरे और नारी पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो खुद पर ही शक करने लगती है। स्कैमर उसे कहता है कि अपनी सफाई साबित करने के लिए उसे अपने पैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस के इंस्पेक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, जो बाद में वेरीफाई होकर वापस मिल जाएंगे। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास और भी अकाउंट्स हैं, तो वो मजबूरी में एक जॉइंट अकाउंट के बारे में बताती है जो उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखा होता है, और वो रिक्वेस्ट करती है कि उस अकाउंट को ना छुआ जाए। लेकिन स्कैमर्स उसकी एक नहीं सुनते और प्रोसेस शुरू होने की बात कहकर उसे एक लिंक भेजते हैं जहां उसे अपनी बैंकिंग डिटेल्स कंफर्म करनी होती है। डर के मारे और नारी बिना सोचे समझे सब कुछ फिल कर देती है, और बस यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर देती है। कुछ ही देर में उसके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं और तब उसे समझ आता है कि वो एक केयरफुली प्लान्ड फ्रॉड का शिकार बन चुकी है। और फिर और नारी और उसका हस्बैंड तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो अपनी सारी बात डिटेल में बताते हैं और मदद की उम्मीद रखते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ऐसे फ्रॉड के केसेस पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। पुलिस ये भी समझाती है कि इस तरह के स्कैमर्स का पता लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग हर दिन नए तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं। इस बात से और नारी और उसका हस्बैंड और ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए गए थे। आखिर में पुलिस सिर्फ इतना करती है कि वो उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेती है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर हो जाता है कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब अगला सीन एक ग्रुप सेशन जैसा लगता है, जहां एक लेडी सब लोगों से पूछती है कि कौन अपनी कहानी शेयर करना चाहेगा। तब एक लड़की फे बोलना शुरू करती है और ओनर नारी ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है। फे बताती है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और उसने अपने साथ हुआ फ्रॉड पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आवाज में रिग्रेट और दर्द क्लियरली महसूस होता है जब वो बताती है कि स्कैमर्स ने उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली। तब से वो एक रात भी चैन से नहीं सो पाती, और अब तो हाल ये है कि किसी अननोन नंबर का कॉल देखकर भी वो फोन उठाने से डर जाती है। फिर वो उस दिन का जिक्र करती है जब फ्रॉड कॉल आया था। स्कैमर्स ने उसे डरा दिया था कि उसका नाम क्रिमिनल्स के साथ जुड़ा है और उसका लाइसेंस छिन सकता है। ये सुनकर वो इतनी डर गई कि बिना सोचे समझे उनकी हर बात मानने लगी, और यहीं से वो भी एक बड़े स्कैम का शिकार बन गई। इस पूरी कहानी को सुनते हुए और नारी को लगता है जैसे वो अपनी ही स्टोरी सुन रही हो, और उसे एहसास होता है कि वो इस दर्द में अकेली नहीं है। फे और नारी को एक वीडियो भेजती है जिसमें एक लड़की लाइव आकर अपने साथ हुए स्कैम के बारे में बता रही होती है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बताती है कि उसके साथ उतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी दादी की पूरी जिंदगी की कमाई जो उन्होंने दूध बेचकर जमा की थी, स्कैमर्स ने एक झटके में छीन ली। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां फाई और ओनारनारी उस लड़की के घर पहुंचते हैं। वहां लड़की उनसे सीधे सवाल करती है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग ऐसे स्कैम में कैसे फंस गए, और नारी क्लैरिफाई करती है कि वो डॉक्टर नहीं है। और फिर वो लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई सबूत मिला है। लड़की बताती है कि उन्हें स्कैमर का नाम और अकाउंट नंबर मिला है, लेकिन वो पुलिस पर भरोसा करने को लेकर डाउट में है। वो उन्हें समझाती है कि ऐसे मामलों में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, और शायद इसी वजह से स्कैमर्स बार बार लोगों को फंसा लेते हैं। तभी वो एक रीसेंट मैसेज दिखाती है जो स्कैमर ने फिर से भेजा होता है, जिससे साफ होता है कि वो अभी भी उनकी दादी को टारगेट कर रहा है।
इस बात से सिचुएशन और सीरियस हो जाती है और तभी एक इंपॉर्टेंट आइडिया सामने आता है। अगर वो स्कैमर से बातचीत जारी रखे तो शायद उसकी कॉल ट्रेस की जा सकती है और यहीं से कहानी एक नए टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। फय उस लड़की के फोन से स्कैमर्स को रिप्लाई भेजती है और थोड़ी ही देर में उनका जवाब भी आ जाता है और नारी ये सब ध्यान से देख रही होती है। मैसेज पढ़ते हुए वो गहरी सोच में डूब जाती है। सीन में वो लड़की ओनर नारी और फाई को एक लड़के के पास लेकर जाती है जो क्लियरली टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट लगता है। शुरुआत में वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड दिखता है और कहता है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो डिटेल्स देखता है वो सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। वो बताता है कि ऐसे स्कैम्स अक्सर बॉर्डर एरियाज जैसे गोल्डन ट्रायंगल या पोइपेट से ऑपरेट होते हैं, जहां से इनका पता लगाना मुश्किल होता है। साथ ही वो ये भी समझाता है कि स्कैमर्स फेक सिग्नल्स यूज करते हैं जो सिम बॉक्स के थ्रू जनरेट होते हैं। फिर अचानक उसे कुछ अनयूजुअल दिखता है। वो नोटिस करता है कि जो सिग्नल ट्रैक हो रहा है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि लगातार मूव कर रहा है। आखिर में वो सिग्नल को ट्रैक करके एक स्पेसिफिक टावर लोकेशन तक पहुंचता है और बताता है कि स्कैमर अब उसी एरिया में है। सीन अचानक पास्ट में शिफ्ट होता है। पॉयपेट 2 वीक्स अगो, जहां पहली बार हमें स्कैमर्स का असली अड्डा दिखाया जाता है। यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप होता है जहां कई लोग बैठकर अलग अलग रोल्स निभा रहे होते हैं। कोई पुलिस बनकर बात कर रहा है, कोई बैंक ऑफिसर बनकर, और इसी तरह लोगों को मैनिपुलेट करके उनका पैसा लूटा जा रहा होता है। इसी बीच एक लड़की दिखाई देती है, यूई, जो इस गैंग का हिस्सा तो है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ लगता है कि वो ये काम दिल से नहीं कर रही, जैसे वो किसी मजबूरी में इसमें फंसी हुई हो। इसी सेटअप में एक आदमी, ओड, जो खुद को फेक पुलिस इंस्पेक्टर बनाकर लोगों से बात करता है, अपने बॉस से कहता है कि उसका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और अब वो घर जाना चाहता है। बॉस उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन ओड मना कर देता है और कहता है कि उसे अपनी फैमिली, खासकर अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। इसके बाद वो सच में वहां से निकल जाता है और अगले सीन में अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है, जिससे ये दिखता है कि स्कैमर्स भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बस गलत रास्ते पर हैं। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां यूई अपनी टीम के साथ होती है। तभी उसकी एक साथी उसे वही वायरल वीडियो दिखाती है जिसमें वाव अपनी दादी के स्कैम के बारे में बता रही होती है। यूई उस वीडियो को देखते ही गहरी सोच में पड़ जाती है, जैसे उससे कुछ याद आ गया हो। और तभी एक इमोशनल फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यूई इस स्कैम वर्ल्ड का हिस्सा नहीं थी, तब वो अपनी छोटी बेटी के साथ स्ट्रगल कर रही थी और छोटी मोटी चोरी करके गुजारा करती थी। एक दिन वो वाव की दादी की दुकान पर छिपी होती है, लेकिन दादी उसे पकड़ने की बजाय मदद करती है, उसे खाना देती है और पैसे भी देती है, ये समझाते हुए कि चोरी करना गलत है और अगर वो पकड़ी गई तो अपनी बेटी को कैसे संभालेगी। दादी का वो सच्चा केयर और काइंडनेस देखकर यूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पर यह साफ हो जाता है कि जिस औरत को आज उसकी टीम ने लूटा है, वो कभी उसकी मदद कर चुकी थी। सीन में एक नई लोकेशन दिखाई जाती है, किंग्स क्रो के, जिसे बाहर से एक म्यूजिकल कंपनी की तरह दिखाया गया है, लेकिन अंदर असल में एक नया स्कैम सेटअप तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ नए मेंबर्स और अपनी टीम के साथ ऑपरेशन शुरू करता है और सबको उनके रोल्स इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक एक करके सबका काम समझाता है। मैग ऐप की कोडिंग, लिंक सेटअप और कस्टमर अकाउंट हैंडल करेगा, जबकि मी टीम के रहने, खाने पीने और बाकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। इसके बाद वो यूई को इंट्रोड्यूस करता है, जो नए लोगों को ट्रेनिंग देने वाली होती है और बताता है कि वही इस धंधे की असली टेक्निक्स सिखाएगी। और सबको समझाता है कि इस काम में सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सामने वाले को कन्विंस करना, सिचुएशन के हिसाब से जवाब देना और करंट लॉज व हालात की जानकारी रखना भी जरूरी है। अगर कस्टमर कोई सवाल पूछे तो जवाब तुरंत आना चाहिए, हेजिटेशन की कोई जगह नहीं है। फिर वो खुद को फाइनल अथॉरिटी बताता है कि किसी भी डील में आखिरी फैसला उसी का होगा। वो यह भी क्लियर करता है कि ये भले अब भी एक छोटी स्टार्टअप कंपनी की तरह दिख रही हो,
लेकिन जल्दी ही ये बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है जहां पैसे की बारिश होगी। फे और नारी और वाव पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ओजे से मिली ट्रैकिंग लोकेशन की फोटो पुलिस को दिखाते हैं, लेकिन पुलिस इस जानकारी को सीरियसली लेने के बजाय उस पर शक जताने लगती है और उल्टा उनसे पूछते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उन्हें कहां से मिली। जब उन्हें हैकिंग का शक होता है तो वो वार्न करते हैं कि किसी की जानकारी हैक करके निकालना खुद एक इलीगल काम है। और नारी, फाई और वाव फिर से ओजे के पास पहुंचते हैं, इस बार एक क्लियर इंटेंशन के साथ। अब वो सिर्फ शिकायत करने नहीं बल्कि खुद एक्शन लेने आए होते हैं। और नारी सबसे पहले बात शुरू करती है और कहती है कि अगर उन्हें खुद ही स्कैमर्स को ट्रैक करना है तो एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। वो आइडिया देती है कि अगर वो उस आदमी को जो वाव की दादी से बात कर रहा है मिलने के लिए मना ले तो वो उसका पीछा करके उसके असली अड्डे तक पहुंच सकते हैं। तभी ओजे सिचुएशन को समझते हुए सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर यही उनका प्लान है तो वो उनकी मदद कर सकता है। और नारी, फाई और वाव वो स्कैमर्स को मैसेज करते हैं वाव की ग्रैंड मां बनकर। वो स्कैमर्स को बताते हैं कि उनके पास गोल्ड है और पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत है, और सामने से तुरंत हाँ में जवाब आ जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। उनका सिंपल सा प्लान होता है स्कैमर का फोन हासिल करना ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। स्कैमर गोल्ड लेने के बजाय बैग में ग्रैंडमा के लिए कुछ पैसे छोड़कर चला जाता है। ये देखकर तीनों थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर भी वो अपने प्लान पर टिके रहते हैं और नारी, फाई और वाव एक छोटा सा केओस क्रिएट करते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और उसी दौरान वो सक्सेसफुली स्कैमर के फोन में ट्रैकर लगा देते हैं। प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और फाइनली उन्हें स्कैमर्स की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि सिर्फ लोकेशन पता चलने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए तो उन्हें इससे कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्डिंग की स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हर फ्लोर पर छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, इसलिए और नारी एक स्मार्ट डिसीजन लेती है और स्कैमर्स के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर एक शॉप रेंट कर लेती है ताकि वो उन्हें करीब से मॉनिटर कर सके। अब चारों ऊपर वाले कमरे से क्वाइटली नीचे हो रही हर एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो एक प्रॉपर सेटअप बना लेते हैं जहां से वो स्कैमर्स की आवाज सुन सकें, उनकी बातों को रिकॉर्ड कर सकें और उनके पूरे नेटवर्क को समझ सकें। धीरे धीरे उन्हें स्कैमर्स की टीम स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलने लगता है। उन्हें पता चलता है कि दो मेन लीडर्स हैं, ओड और यूई, और पूरा स्कैम नेटवर्क इन्हीं दोनों के कंट्रोल में चलता है। वो उनकी डेली रूटीन भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब सीन फिर से स्कैमर्स के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां ओड ए अपनी टीम के साथ बैठकर उनके काम और तरीके पर बात कर रहा होता है। उसके लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं बल्कि एक स्किल और कंट्रोल का खेल है जहां सामने वाले इंसान को समझकर उसे धीरे धीरे ट्रैप करना ही असली ताकत है। वो बताता है कि वो और उसकी टीम हमेशा गरीबी में रहे हैं। लोगों ने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया है जबकि अमीर लोग उनकी आंखों के सामने आराम की जिंदगी जीते रहे। एवूड की बातें सुनकर वाव का गुस्सा अचानक भड़क उठता है। वो बिना सोचे समझे नीचे उसके कमरे की तरफ जाने लगती, लेकिन तभी फे और ओजे उसे रोक लेते हैं। उसी सीन को आगे बढ़ाते हुए चारों के बीच डिस्कशन और सीरियस हो जाता है। और नारी कहती है कि अभी तक उन्हें चोरी हुए पैसों का कोई सीधा सुराग नहीं मिला है। ये पैसे किन अकाउंट्स में जा रहे हैं, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और आखिर में उन्हें कैश में कौन बदल रहा है, ये सब जानना जरूरी है। फेई एक आइडिया देती है कि क्या वो फिर से ग्रैंडमा बनकर यूई से बात करें और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करें। सीन में स्कैमर्स एक नए शिकार को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां हमेशा की तरह वो खुद को पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाकर सामने वाले को डराने की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। सामने वाला आदमी उनकी बातों में आने के बजाय उन्हें ही एक्सपोज करने लगता है। वो कैमरा ऑन करने की बात को मजाक में उड़ा देता है और उल्टा उन्हें गालियां देने लगता है। ये सब देखकर एवूड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी पूरी टीम पर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर यूई पर पड़ती है
जो फोन पर होती है और वो उस पर भी भड़क जाता है। उसे लगता है कि टीम में कोई भी सीरियस नहीं है और सबका फोकस टूट चुका है। गुस्से में एओड एक बड़ा फैसला लेता है। वो सबके फोन छीनने का ऑर्डर दे देता है ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे और सब पूरी तरह काम पर ध्यान दे। ऊपर कमरे में बैठे ऑर्नारी, फाई, वाओ और ओजे पहले ही टेंशन में होते हैं क्योंकि औड ने सबके फोन्स छीन लिए होते हैं और अब उनकी स्पाइंग मुश्किल हो गई होती है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे उन्हें एहसास होता है कि आउड किसी दूसरी जगह पर एक लड़की के साथ है और वहीं पर बात कर रहा है। वो चारों ध्यान से उनकी बातचीत सुनने लगते हैं और यहीं से उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। लड़की बताती है कि जो इंफॉर्मेशन वो लेकर आई है उसे हासिल करना आसान नहीं था। इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी है। ओ जे ट्रैकिंग करता है और थोड़ी ही देर में एक लोकेशन सामने आती है, माय लेडी नाम का एक होटल। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है फेई पर, जो अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। ये वही दोस्त होता है जो टेक्नोलॉजी और कोडिंग में एक्सपर्ट है। फेई उसे सिचुएशन समझाती है और वो उसे एक खास डिवाइस देता है जो फोन को हैक करने और डेटा निकालने में मदद कर सकता है। सीन अब पूरी तरह एक्शन मोड में एंटर कर जाता है। फाई एक मेंबर नामी का पीछा करती है और मौका देखकर उसके फोन में डिवाइस लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो सफल नहीं हो पाती। उधर वाव, जो पूरी तरह फियरलेस मोड में आ चुकी होती है, बिल्डिंग से रस्सी बांधकर सीधे स्कैमर्स के फ्लोर तक पहुंच जाती है। अंदर घुसकर वो तेजी से सारे कंप्यूटर्स में डिवाइस लगाने लगती है, जबकि बाहर ओजे डिलीवरी बॉय बनकर मैग का ध्यान भटकाए रखता है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। असली डिलीवरी बॉय वहां पहुंच जाता है, जिससे सिचुएशन और रिस्की हो जाती है। इसी बीच ओजे का दोस्त फाई की मदद करता है और आखिरकार वो नामी के फोन में डिवाइस लगाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सीन में नामी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है, जहां वही गंजा आदमी बैठा होता है जो असल में उनका बॉस है। नामी तुरंत मैसेज करके ओड को अलर्ट कर देती है। ओड गुस्से में गन लेकर अपने लोकेशन की तरफ निकलता है। उधर वाव अभी भी अंदर होती है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली होती है और नारी बाहर से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती है, जिससे वाव तो सेफली निकल जाती है, लेकिन और नारी खुद अंदर फंस जाती है। अब सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। तीनों स्कैमर्स और नारी को घेर लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आई है। तभी फाई टाइमली मूव करती है और किसी बहाने से और नारी को वहां से बाहर निकलवा लेती है। उधर वाव जैसे ही रस्सी के सहारे ऊपर वापस जाने की कोशिश करती है, रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है।